Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पिछले लेक्चर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रमिक इतिहास लेखन के संदर्भ में माइग्रेशन के इतिहास की चर्चा करेंगे। और जैसा कि जानते हैं, यह जो श्रृंखला है लेक्चर्स की, यह आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के ऊपर केंद्रित है। तो यहाँ हम घटनाओं की बात, उनकी तहकीकात कम करेंगे, जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहीं करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों को रेखांकित करना होगा। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो श्रमिक इतिहास है वह कमोबेश माइग्रेशन के इतिहास के साथ ओवरलैप होता है, क्योंकि जो मुख्य किरदार हैं इस इतिहास के वे माइग्रेंट श्रमिक ही हैं। हालांकि यदि माइग्रेशन के विमर्श की बात करें तो वहाँ हम इससे इतर भी अनेक परिघटनाओं की चर्चा करते हैं। भारत के संदर्भ में भी यदि देखें तो इसका दूसरा सिरा तो उन शरणार्थियों की तरफ भी हमें ले जाता है जो राजनीतिक कारणों से अपने ही देश में या इसी महाद्वीप में शरणार्थी बन गए। मैं यहाँ विभाजन के इतिहास और उससे जो उपजी त्रासदी थी, जिसमें कई मिलियन लोग, परिवार अपरूटेड हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, तो वह भी माइग्रेशन के इतिहास का ही हिस्सा है। लेकिन यहाँ हम इस लेक्चर में अपना ध्यान मुख्य रूप से श्रमिक इतिहास और माइग्रेशन के बिंदु पर ही सीमित रखेंगे। यहाँ ये जो मैंने शुरू में कहा कि माइग्रेशन का इतिहास श्रमिक इतिहास से परे भी जाता है, वह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माइग्रेशन मानव सभ्यता के मूल में रहा है। जो पुरातत्वविद या मानव सभ्यता के इतिहास की खोज करते हैं, वे हमें बताते हैं कि किस तरह से अफ्रीकी महाद्वीप से मानव समुदाय का प्रसार समय के साथ अन्य महाद्वीपों में होता गया और अब तो उस दिशा में जेनेटिक्स के हाल के हुए शोधों से भी बहुत हमें सहूलियत मिलती है। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन यदि माइग्रेशन लोगों का एक जगह से दूसरे जगह उनका स्थानांतरण, लोगों का, समुदायों का हमेशा से होता रहा है, तो हम क्यों इस स्थानांतरण को, माइग्रेशन को हमेशा आधुनिक युग के ही परिप्रेक्ष्य में, औद्योगिकरण के ही परिप्रेक्ष्य में देखें और इसको
हम क्यों एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट की तरह देखें, इस पर भी अब इतिहासकारों और विद्वानों में काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है। और एक समूह का मानना है कि दरअसल माइग्रेशन का जो अध्ययन हुआ है वह लंबे समय तक एक सीडेंट्रिक पर्सपेक्टिव से, अर्थात उसमें मान लिया गया कि आदमी यदि एक जगह है पीढ़ियाँ दर पीढ़ी तो वही एक नॉर्म है, और जब आदमी स्थानांतरित या समाज एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है तो उसे व्याख्यायित करके अलग से उसे एक परिघटना के रूप में या तो पुल फैक्टर या पुश फैक्टर की तरह, या तो मजबूरी से या चॉइस बेस्ड माइग्रेशन माना जाए और फिर उसके कारण परिणामों की पड़ताल की जाए। तो उस जो एक खास सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से उपजी हुई परिघटना न मानकर माइग्रेशन को इतिहास की एक सतत प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 150 सालों में जिस तरह से माइग्रेशन का विमर्श समाज विज्ञान में आकार ले रहा है, जहां अनेक सिद्धांत गढ़े गए हैं, जैसे कि रेवेंस्टीन के सिद्धांत हैं जो उन्होंने 1885 में दिए, जो कि काफ़ी प्रभावशाली रहा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। वहाँ भी या भारतीय संदर्भों में भी बात करें तो माइग्रेशन को कमोबेश आर्थिक परिघटना के रूप में ही हमेशा व्याख्यायित किया जाता रहा है, और माइग्रेशन का इतिहास बाय डिफ़ॉल्ट आर्थिक इतिहास का एक अंग बनकर रह गया। हालांकि जैसा हमने श्रमिक इतिहास के संदर्भ में पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले 40-50 सालों में इस नज़रिए में खासा बदलाव आया, और जिसकी बात हम आज इस संवाद में करेंगे। उन मुद्दों को हम छूने का प्रयास करेंगे। तो एक बात तो यह है कि माइग्रेशन का इतिहास महज आर्थिक इतिहास नहीं है। तो माइग्रेशन का इतिहास महज यदि आर्थिक इतिहास का अंग नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा इसके राजनीतिक पहलू हैं और इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी जाहिर सी बात है होंगे। और यदि आप पिछले लेक्चर को याद करें जहां हमने दीपेश चक्रवर्ती या फिर राजनारायण चंद्रावरकर की बात की थी, जिन्होंने श्रमिकों के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की अहमियत से हमें परिचित कराया, और वह किस प्रकार श्रमिक वर्ग की चेतना, उनके संगठन और उनके शहरी जीवन को प्रभावित करता है। तो माइग्रेशन में भी हम इन मुद्दों को, माइग्रेशन के इतिहास लेखन में भी इन मुद्दों को उत्तरोत्तर तरजीह मिलता हुआ देखते हैं। तो एक बात तो यह हुई कि जो हाल के रिविजनिस्ट राइटिंग्स हैं, हिस्टोरियोग्राफी है माइग्रेशन को लेकर वैश्विक स्तर पर, जहां माइग्रेशन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में सामाजिक इतिहास की एक श्रृंखला के रूप में, एक आधारभूत जो परिघटना आप कह सकते हैं, उसके रूप में देखते हैं। लेकिन वहाँ भी इतिहासकारों ने
इस बात को रेखांकित किया है कि यद्यपि यह मानव समाज में के इतिहास में एक सतत परिघटना रही है, लेकिन आधुनिकीकरण के इतिहास के साथ इसका एक खास तौर पर एक जुड़ाव हम देखते हैं, जहां एक तरफ तो राष्ट्र राज्य के उदय के कारण और दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण पहली बार माइग्रेंट एज ए फिगर, एज ए डिस्टिंक्ट फिगर, अपनी विशिष्टता के साथ और माइग्रेशन एक विशिष्ट परिघटना के रूप में इतिहासकारों और समाज विज्ञानियों के समक्ष आता है। पहली बार आप कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्य की नीतियों में माइग्रेशन परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को हमें अपने ज़हन में रखना होगा जब भी हम रिविजनिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी है उसकी तरफ भी मुड़कर देखें। दूसरी बात जो रेखांकित करने की ज़रूरत है वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय स्तर पर भी, वह यह कि इतिहासकारों का एक समूह जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं, उसे मोबिलिटी या सर्कुलेशन के गणित के तौर पर, सर्कुलेशन के डायनामिक्स के रूप में उसका अध्ययन करता है। अर्थात यहाँ इस परिघटना को ओरिजिन और डेस्टिनेशन, अर्थात किसी माइग्रेंट के गांव और उसके शहर पहुंचने, उसके औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक के रूप में तब्दील हो जाने के दो पार्टों के बीच बांट कर नहीं देखता है इस सर्कुलेशन के फ्रेम में, बल्कि यहाँ कई बिंदु हमारे सामने खुल जाते हैं और इसमें इस सर्कुलेशन के फ्रेम में इतिहासकारों ने महज व्यक्तियों के माइग्रेशन की बात नहीं की, व्यक्तियों के स्थानांतरण की बात नहीं की, यहाँ विचारों का सर्कुलेशन भी हो रहा है, यहाँ वस्तुओं कमोडिटीज़ का भी सर्कुलेशन हो रहा है। तो यह एक अलग संश्लिष्ट सा फ्रेम हमारे सामने खुलता चला जाता है। भारतीय संदर्भ में यदि देखें तो खासकर क्लाउड मर्कोविट्स या संजय सुब्रमण्यम आदि इतिहासकार रहे हैं जो इस फ्रेम के साथ, इस नज़रिए से इतिहास, सामाजिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास के प्रति हमारी समझ में इजाफा करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस भूमिका का एक उद्देश्य यह है आपको यह बताना कि आर्थिक इतिहास से परे जाने की बात, इस चौकठे से परे जाने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं संक्षेप में ही उसका जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम इस आर्थिक इतिहास से परे जाने की बात करते हैं तो हमें उन संदर्भों को का भी ध्यान हो जाता है जिसमें औपनिवेशिक काल से पहले भी, प्री कॉलोनियल पीरियड्स में भी समुदायों के लिए अपने स्थानीय शोषण या उत्पीड़न के संरचनाओं से निजात पाने का, एक उससे एस्केप का, उसको प्रतिरोध करने का एक
जरिया हुआ करता था सामूहिक पलायन। अर्थात यदि स्थानीय सामंत जमींदार जब उनका शोषण बढ़ जाता था तो हमें संदर्भ मिलता है कि गांव का गांव समूह में पलायन कर जाता था उस इलाके से। तो माइग्रेशन एक प्रतिरोध का भी जरिया हुआ करता था। इन सब के साथ जाहिर सी बात है कि जब अकाल या इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा आया करती थी तो उस समय भी पलायन एक जगह से दूसरे जगह हुआ करता था और भारतीय इतिहास में भी इसके कई संदर्भ हैं। दरअसल भारतीय इतिहास में जो पहला लिखित साक्ष्य है वह बुनकरों के एक ऐसे ही समुदाय का गुजरात से मालवा की तरफ पलायन हमें 5वीं सदी से मिलता है। तो इस व्यापक फलक में हम माइग्रेशन के इतिहास को देखने की, उस इतिहास लेखन की तरफ मुड़कर दृष्टिपात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ लगे हाथ एक और बात का जिक्र कर देना चाहूँगा कि माइग्रेशन खासकर औपनिवेशिक काल के बाद यह पहचान की राजनीति के साथ अहम तौर पर जुड़ गया। और इतना ही नहीं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ साथ यह इतिहास को देखने का भी जो नज़रिया पिछले 200 साल में विकसित हुआ उसको कहीं न कहीं गहरे तौर पर प्रभावित कर रहा है, किया है। जैसे पहली बार अंग्रेज़ों के आने के बाद जो इतिहास लिखा जाने लगा उसमें कौन भारत के निवासी रहे, कौन बाहर से आए, इस आधार पर प्राचीन और मध्यकाल का विभाजन किया जाने लगा। तो और यह जो पहचान की राजनीति उस समय शुरू हुई वह आज भी जारी है, क्योंकि आज भी आर्य अनार्य, मूल निवासी और बाहर से आए हुए आर्य, आर्य द्रविड़, यह जो मतभेद है यह आज भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में अहम इसका स्थान है। तो और इस सब के बीच जाहिर सी बात है, इस सब के केंद्र में, धुरी में माइग्रेशन की परिघटना है। लोगों का, समुदायों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना, वहाँ बस जाना, वह परिघटना है। तो इस व्यापक फलक के बाद जब हम श्रमिक वर्ग और माइग्रेशन की बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक बड़े कालखंड तक, बहुत बड़े समय तक श्रमिक माइग्रेशन अर्थात एक ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ पलायन, दूसरा इसका सीजनल अर्थात सामयिक स्वरूप का होना, और तीसरा कि इस पूरी परिघटना को हमेशा से पुल और
पुश फैक्टर के रूप में, उस समीकरण के रूप में, उस बाइनरी के नज़रिए से देखना, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। और पिछले लेक्चर में जैसा मैंने कहा था कि जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन श्रमिक वर्ग को लेकर विकसित हुई थी भारत में, खासकर 1960-70 के दशकों में, तो वहाँ इस बात की चिंता थी कि यूरोपीय संदर्भों के तुलना में भारत में क्यों एक सर्वहारा वर्ग, एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग का विकास और श्रमिक चेतना का विकास नहीं हो पाया। और वहाँ जो तर्क दिए जा रहे थे उसमें एक तर्क यह था कि भारत में जो ग्रामीण आबादी, हाशिए पर का किसान या लैंडलेस लेबर या एग्रेरियन फील्ड से, कृषक क्षेत्र से जो सरप्लस लेबर जो शहर के तरफ रुख कर रहा है, उसका संपर्क हमेशा अपनी ज़मीन से, अपने गांव से, अपने परिवार से हमेशा बना रहा। वह ग्रामीण नाते रिश्तों से अपने को कभी भी जुदा नहीं कर पाया, तोड़ नहीं पाया उन रिश्तों को। और इस तरह से यूरोपीय श्रमिक वर्ग की तुलना में यहाँ हमेशा जो रूरल टाइज, ग्रामीण जो संपर्क है, और ग्रामीण संपर्क का अर्थ दूसरे तरह से विश्लेषणात्मक तरीके से कहें तो जो प्री कैपिटलिस्ट जो उसके मूरिंग्स रहे, उसके इंटेंगलमेंट्स रहे, वह शहरी औद्योगिक इन्वायरमेंट में भी बने रहे। और इस कारण से यह वर्ग कभी अपने को पूर्ण रूप से एक श्रमिक वर्ग के रूप में तब्दील नहीं कर पाया। तो यहाँ भी देखें कि वह जो चौकठा था मार्क्सवादी, क्लासिकल मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य नज़रिया जो था, पर्सपेक्टिव या अप्रोच, वह माइग्रेशन के इतिहास में भी हमें हमेशा देखने को मिलता है। और इसके जो रेमिफिकेशंस हैं, इसके जो परिणाम हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जॉन ब्रीमन या आनंद यांग ने बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में अपनी स्थापनाएं रखी हैं, इतिहास रखा है। और जॉन ब्रीमन दक्षिण गुजरात के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के संदर्भ में वे बात करते हैं। इन दोनों ने दिखाया है कि भारतीय संदर्भों में हमेशा माइग्रेशन का इतिहास एक गांव और शहर के बीच विभक्त ही नहीं रहा। यहाँ गांव से गांव, एक ग्रामीण इलाके से दूसरे ग्रामीण इलाकों में भी माइग्रेशन होता रहा और उसकी संश्लिष्टताओं की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कहें तो 1970 और 80 के दशक तक आते आते माइग्रेशन का इतिहास एक तरह से कह सकते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी जो नज़रिया था वह अख्तियार करने लगा था। जॉन ब्रीमन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं
बाद में हम देखते हैं बाद के दशकों में एंथ्रोपोलॉजी और माइग्रेशन का इतिहास दोनों किस तरह से बहुत घनिष्ठ रूपों में संवाद कर रहा है। तो इस फलक, इस बैकग्राउंड में हम दीपेश चक्रवर्ती और राजनारायण चंद्रावरकर के कामों, जिसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, उसकी तरफ संक्षेप में एक बार फिर से मुड़कर देखें तो पाते हैं कि दीपेश चक्रवर्ती जहां एक ओर श्रमिक वर्ग के इतिहास की पुनर्व्याख्या करने के लिए जूट मिल, बंगाल के जूट मिल के संदर्भ में वे उनका काम है रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री, वे दरअसल उस प्रक्रिया की तरफ हमें ले जाते हैं जिस प्रक्रिया से गुजरकर ग्रामीण जो हाशिए पर का किसान है या लैंडलेस जो किसान है, वह शहर में आने के बाद भी अपने जो पीछे के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बानों को वह छोड़ता नहीं है, बल्कि उसकी चेतना उन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक जो ताने बाने हैं, जो इकाइयां हैं, उनके मध्य से स्वरूपित होती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मध्यस्थों की, जिसे सरदार कहा गया है, जॉबर्स कहा गया है, अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में हम पाते हैं, उसकी एक अहम भूमिका यहाँ इतिहासकारों ने हमारे सामने रखी। और इस भूमिका की तरफ राजनारायण चंद्रावरकर ने भी बम्बई के संदर्भ में हमारा ध्यान दिलाया है। तो ये जो सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष है, श्रमिक वर्ग का कहें या माइग्रेंट कम्युनिटी का कहें, उसकी अहम भूमिका हम 1980 के दशक के बाद से जो इतिहास लेखन है उसके चिंताओं के केंद्र में हम पाते हैं। लेकिन यहाँ एक और फर्क की तरफ इशारा करना जरूरी है कि जहाँ एक तरफ तो जैसा मैंने अभी कहा और मैं फिर दोहराऊंगा कि दीपेश चक्रवर्ती कहते हैं कि ये जो मध्यस्थ, ये जो सरदार, इनके जरिए इन पर जो श्रमिक वर्ग था वह इतना डिपेंडेंट था, इन सरदारों का इतना वर्चस्व हुआ करता था, इनकी अथॉरिटी इतनी थी कि, और यह अथॉरिटी जाहिर सी बात है प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन आप इसे कह सकते हैं, यह बहुत अनौपचारिक अथॉरिटी हुआ करता था। तो यह जो अथॉरिटी थी वह किसी बूर्जुआ लीगैलिटी के फ्रेम या फैक्ट्री कोड, श्रमिक संहिता आदि के बरक्स
यह बहुत प्रभावशाली हुआ करता था और इन्हीं प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन कह सकते हैं के जरिए हमें भारत के श्रमिक वर्ग या फिर कहें कि माइग्रेंट श्रमिक वर्ग की चेतना को समझना होगा। तो यहाँ ये जो सांस्कृतिक पहलू है उसकी तरफ जो इशारा दीपेश चक्रवर्ती कर रहे हैं, वह राजनारायण चंद्रावरकर के काम में देखें तो हम पाते हैं कि वह कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थात यह अपने आप में यह जो संस्कृति की बात हम कर रहे हैं वह कोई ठहरी हुई बात नहीं है, यह भी बदलता रहा है। और वे बताते हैं कि किस तरह से एक तरफ तो ये जो बम्बई में टेक्सटाइल मिल मजदूर हैं, माइग्रेंट मजदूर हैं, एक तरफ तो जहाँ रत्नागिरी के इलाके से ये आते हैं वहाँ से इनका नियमित संपर्क बना रहा, उसका प्रभाव दिखता है। दूसरी तरफ यहाँ उनके पड़ोस की संस्कृति और वहाँ यह श्रमिक वर्ग राष्ट्रीय राजनीति के साथ भी अपने सरोकार दिखा रहा है। तो हमें गांव और शहर दोनों के मिश्रण से, दोनों के ताने बाने अंतःक्रियाओं से एक बहुत भिन्न किस्म का, एक मिश्रित आप कह सकते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य सामने हमारे उभरता है। और इस मिश्रित मंजर को, जहाँ की संस्कृति कोई ठहरी हुई संकल्पना नहीं है, उस नज़रिए से हमें माइग्रेशन के इतिहास के डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि बंगाल के ही जूट मिल के संदर्भ में ही अर्जन द हान एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनका कहना है कि जो प्री कैपिटलिस्टाइज हैं, जिसकी बात दीपेश करते हैं या राजनारायण चंद्रावरकर करते हैं, वह महत्वपूर्ण रहा, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय विविधता की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और एक अहम बात जो अर्जन द हान हमारे सामने लाते हैं वह यह कहते हैं कि यह जो प्रवासी मजदूर वर्ग है वह अपने को किस तरह से देखता है, उसके पर्सपेक्टिव क्या हैं, इस तरफ हमारा नज़र होना चाहिए। अर्थात यदि हम माइग्रेशन के इतिहास की व्याख्या करें तो हम माइग्रेंट के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं इस इतिहास को। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वे कहते हैं कि जातिगत और क्षेत्रीगत विशेषताओं की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, और यदि एक ग्रामीण इलाके से माइग्रेशन हो रहा है तो जरूरी यह तो नहीं कि हर कोई माइग्रेट कर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि कौन लोग और किन कारणों से माइग्रेट करने का निर्णय ले रहे हैं और कोई माइग्रेट नहीं करने का निर्णय ले रहा है। तो जब मैं यह कह रहा हूं तो यहाँ अर्जन द हान हमारा ध्यान पुराने माइग्रेशन के डिस्कोर्स, माइग्रेशन विमर्श के पुराने जो
पुराना प्रश्न, जिसमें वही जो पुल और पुश फैक्टर का दूसरा रूप आप कह सकते हैं, जहां एक तरफ तो कुछ विद्वानों का मानना था कि माइग्रेशन ओरिजिन से जब होता है तो वहाँ माइग्रेंट अपने स्वतंत्र रूप से वह निर्णय लेता है कि वह माइग्रेट करना चाहता है। दूसरी तरफ विद्वानों का समूह है जो यह मानता आया है कि ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक जटिलताओं के कारण, कठिनाइयों के कारण या फिर लैंड रिलेशंस के कारण कोई माइग्रेट करता है गांव से शहर की ओर, और यह फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, न कि यह खुद से मुक्त रूप से लिया गया निर्णय होता है। तो अर्जन द haan जब माइग्रेशन को माइग्रेंट पर्सपेक्टिव से देखने की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई क्यों माइग्रेट कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ वापस हमें उसी पुराने डिबेट की झलक देखने को मिलती है। लेकिन वे साथ ही यह भी कहते हैं कि फ्री विल अर्थात माइग्रेंट के स्वतंत्र निर्णय और उसके फोर्स्ड डिसीजन, इनके बीच कहीं न कहीं हमें अपनी व्याख्याओं को, अपने नज़रिए को रखना होगा, जहाँ की कोई माइग्रेंट न तो पूर्ण रूप से मुक्त होता है और न ही पूर्ण रूप से वह अपने स्थानीय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गुलाम होता है। इन दोनों ही ध्रुवों की अंतःक्रियाओं के जरिए ही माइग्रेशन की प्रक्रिया को हमें समझना होगा। दूसरी बात जिसकी तरफ अर्जन द haan हमारा इशारा करते हैं और जो अहम बात है कि न तो दीपेश चक्रवर्ती और न ही राजनारायण चंद्रावरकर के कामों में हम माइग्रेशन के जेंडर एस्पेक्ट्स से रूबरू होते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने अंत की तरफ जिक्र किया था कि समिता सेन ने स्त्रियों के ऊपर, महिला श्रमिकों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर इस तरफ श्रमिक इतिहास के जेंडर पक्ष की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। लेकिन अर्जन द haan एक उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहते हैं कि जब हम जेंडर पर्सपेक्टिव से माइग्रेशन हिस्ट्री की तरफ जाएं तो वहाँ भी जातिगत और क्षेत्रीय विशेषताएं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। किस तरह से कुछ जातियों के लिए, कुछ समुदायों के लिए उनके घर की महिलाओं का किसी औद्योगिक इकाई में, इंडस्ट्री में एक श्रमिक के रूप में काम करना नागवार रहता है, उसी तरह दूसरे क्षेत्र के और अन्य जातियों, अन्य समुदाय के लिए ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। और यह जो क्षेत्रीयगत विशेषताएं हैं, इसी कारण वे बताते हैं कि किस तरह जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार से जो कलकत्ता में जूट मिल में माइग्रेशन हो रहा था, वह बड़े तादाद में पुरुषों का माइग्रेशन हुआ करता था, जबकि उड़ीसा या आंध्र प्रदेश से पूरा परिवार माइग्रेट हो रहा है। और वहाँ जब परिवार माइग्रेट हो रहा है तो उस परिवार की महिलाएं भी, उन्हें भी काम करने में, घर से बाहर काम करने में कोई ऐतराज नहीं रहा। तो इस तरह से इन तमाम जटिलताओं, विविधताओं की तरफ
हमारा ध्यान होना चाहिए। और यह जो सिलसिला जो जेंडर के संदर्भ में समिता सेन ने शुरू किया, उसकी हम आगे उसकी कंटिन्यूटी, लेकिन अनेक संश्लिष्टताओं के साथ हम अर्जन दहान के काम में भी पाते हैं। यहाँ एक और बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो कि वापस जहाँ मैंने कहा कि माइग्रेशन का इतिहास दरअसल इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव की मांग करता है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फील्ड वर्क के जरिए हमें अनेक अंतर्दृष्टियाँ दी हैं। लेकिन जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं तो बहुत से नए पक्ष जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे सामने माइग्रेशन का उभार कर लाते हैं, वह ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण माइग्रेशन के इतिहास में या तो उसी रूप में नहीं आ पाता है या फिर उसके लिए नए साक्ष्यों की तलाश की जरूरत होती है। जैसे जो महिला माइग्रेंट श्रमिक की बात करें तो समिता सेन ने भी ऐतिहासिक साक्ष्यों की कठिनाई की तरफ हमारा इशारा किया, हमारा ध्यान दिलाया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यूरोपीय संदर्भों के तुलना में जहां साक्षरता दर भारत से बहुत भिन्न रहा, तो जहां श्रमिक वर्ग ने अपने पांव के निशान छोड़े हैं ऐतिहासिक दस्तावेजों में, उनके वॉइसेस, उनके सब्जेक्टिविटीज़ को हम का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यूरोपीय संदर्भों में, ऐतिहासिक संदर्भों में। लेकिन भारत के संदर्भों में उनके पर्सपेक्टिव से लिखा गया ऐतिहासिक दस्तावेज, ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना बहुत मुश्किल है। तो फील्ड वर्क के जरिए बहुत सी स्थापनाओं को सामने लाया जा सकता है, लेकिन उन्हीं स्थापनाओं को हम जब इतिहास में ढूंढने जाते हैं तो मुश्किलें पैदा होती हैं। और ऐसे में जैसा समिता सेन ने कहा कि हमें क्रिएटिव तरीके से पुराने सरकारी साक्ष्य हों या फिर मेडिकल डॉक्टर्स के डायरी हों, पर्सनल पेपर्स हों, उन्हीं ऐसे ही साक्ष्यों के भीतर से, जिसे वाल्टर बेंजामिन ने रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन कहा है, तो उस आर्काइव को ही अगेंस्ट द ग्रेन पढ़ते हुए नए तरह के सवाल उठाने होंगे। और कुछ इस तरह का काम ही हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में साहित्य को लेकर चारू गुप्ता हमारे सामने लाती हैं, जहां वे दलित महिला श्रमिकों की जो छवि 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बनती बिगड़ती रही हिंदी के संदर्भ में वे बात करती हैं, उसकी तरफ वे ध्यान दिलाती हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें नए तरह से माइग्रेशन और श्रमिकों के इतिहास को देखना है तो हमें साक्ष्यों को लेकर अधिक जद्दोजहद करनी होगी और पुराने स्रोतों को नए सिरे से पढ़ने की कवायद करनी होगी। इसी के साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो माइग्रेशन के इस जेंडर डिस्कोर्स से एक और सीख जो हमें मिलती है वह यह कि यदि माइग्रेशन का इतिहास हमें गढ़ना है तो महज उसे श्रमिकों के कार्यस्थल की परिधि से बाहर ले जाना होगा और यहाँ हमें उनके परिवार तक, उनके घरों तक पहुंचना होगा। माइग्रेशन के विमर्श में जो इतिहास इतर विमर्श है, चाहे वह समाज विज्ञान, समाजशास्त्र का हो, सोशियोलॉजी का या फिर लिटरेचर का या एंथ्रोपोलॉजी का, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स जो है वहाँ भी, इन सभी इलाकों में हम जो माइग्रेंट श्रमिक की पत्नी जो घर में रह गई हैं, जब उसका पति शहर कमाने निकल जाता है तो उस पत्नी की जो छवि है, उसके अनुभव, उनकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है और उनकी सब्जेक्टिविटीज़ के जरिए माइग्रेशन के विमर्श को भी समझने की कोशिश विद्वानों ने की है। इन्हें कई बार लेफ्ट बिहाइंड वुमेन या वुमेन हु स्टेड बैक इन द होम ऐसे फ्रेज के साथ हम इस विमर्श में देखते हैं। लेकिन फिर से यहाँ मैं यह याद दिलाना चाहूँगा कि इस तरह के किरदारों की उपस्थिति इतिहास में, माइग्रेशन के इतिहास में बहुत मुश्किल है क्योंकि साक्ष्यों की कमी है। एक दूसरी बात, जब हम यह कहते हैं कि माइग्रेशन के इतिहास को, श्रमिक माइग्रेशन के इतिहास को इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट से, उनके वर्क प्लेस से बाहर ले जाने की ज़रूरत है, वहाँ हाल के वर्षों में उस संदर्भ में, उस सोच से साहित्यकारों ने भी, साहित्य के अध्येताओं ने भी और इतिहास के अध्येताओं ने भी लोक साहित्य की तरफ रुख किया है। जैसे भोजपुरी इलाके से कलकत्ता के माइग्रेशन के इतिहास के संदर्भ में यदि बात कहें तो भिखारी ठाकुर के साहित्य के माध्यम से इस इतिहास को नए दृष्टिकोण के साथ देखने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है कि जब इन सांस्कृतिक पक्षों की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो इतिहास
और सांस्कृतिक स्मृति के बीच की जो खाई बहुत पहले से चली आ रही थी, वह विभाजन रेखा भी बहुत झीनी पड़ जाती है। और इन लोक नायकों, साहित्यकारों के जरिए या लोक कथाओं, फोक सॉन्ग्स आदि के जरिए माइग्रेशन के इतिहास का एक नया सा अध्याय खुलता जाता है, जिसकी तरफ अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जो इस विमर्श, माइग्रेशन के विमर्श हालिया समय में, हालिया दशक में जो हुआ है, हो रहा है, उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। और वह है कि माइग्रेंट जो वर्कफोर्स है शहर में, उसकी एक तो उसकी एजेंसी को लेकर बात है। वह महज एक पैसिव इकाई नहीं है, जिसकी तरफ अर्जिन देहान ने भी इशारा किया जब वे कहते हैं कि माइग्रेशन के इतिहास को माइग्रेंट पर्सपेक्टिव के नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एजेंसी की बात है कि यह जो माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटी है, उसमें हम उसकी सब्जेक्टिविटीज़ को, उसके एजेंसीज़ को हम कैसे उसकी पड़ताल करें, खासकर इतिहास में जाकर। वह किस तरह से अपने गांव के, अपने परिवार के साथ नाता रिश्ता जोड़े रखता है, एक पाँव शहर में, एक पाँव गांव में, या फिर कह सकते हैं कि दूसरी तरफ की हमेशा से उसके लिए जो घर की परिघटना होती है वह विखंडित नहीं रहती है, वह मल्टीपल हो जाती है। अर्थात एक घर उसका शहर में, एक घर गांव में। तो यह देखने का नज़रिया है। आप इसे उसके बिलोंगिंगनेस में दरार के रूप में देखें या उसके मल्टीपल बिलोंगिंगनेस की तरफ देखें, लेकिन आप जिस तरह से भी देखें, कहीं न कहीं उसका जो एजेंसी है उसकी तरफ हमें गौर करने की ज़रूरत है। और जब हम इस एजेंसी की तरफ जाते हैं तो दूसरा जो सवाल अहम रहा है और एक तरह से कहें कि मुँह बाए हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, वह है आइडेंटिटी का। यह जो श्रमिक माइग्रेंट वर्ग है शहर में, उसकी क्या पहचान शहरी समुदाय कैसे उसकी पहचान करता है, उसे कैसे हे दृष्टि से, अवमानना की दृष्टि से देखा जाता है शहर में। जैसा कि समिता सेन और अर्जुन दहान दोनों ही बताते हैं कि जो महिला माइग्रेंट श्रमिक हैं उन्हें वेश्या के रूप में देखा जाता था, बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। और कलकत्ता के संदर्भ में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि 19वीं सदी के अंत
के बाद से इन माइग्रेंट के प्रति जो गंगा के मैदानों से उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से कलकत्ता आए, उन्हें चिंता और भय के नज़र से, असुरक्षा की नज़र से भी देखा जाने लगा। और एक तरह से आप कहें तो यह जो माइग्रेंट फिगर है उसका क्रिमिनल के रूप में, उसकी एक अपराधी के रूप में उसकी छवि तैयार होने लगी कलकत्ता के भद्रजनों के बीच। तो यह जो एक राजनीति है पहचान की, यह इतनी गहरी होती गई कि 1920 के दशक में गुंडा एक्ट पारित हुआ, अर्थात माइग्रेंट और गुंडा फिगर के बीच, अपराधी फिगर के बीच कहीं न कहीं एक समीकरण, एक स्टीरियोटाइप इमर्ज करने लगा। और फिर सांप्रदायिक इतिहास में, दंगों के इतिहास में अक्सर सारा दोष इन बाहर से आए हुए माइग्रेंट समुदाय के ऊपर मर दिया जाने लगा। तो यह जो पहचान की, जहां माइग्रेंट को एक अन्य के रूप में देखा जाने लगा, जहां उन्हें उस समुदाय ने कभी स्वीकार नहीं किया, शहरी समुदाय ने कभी अपने में आत्मसात नहीं किया, यह एक अलग ही अध्याय है श्रमिक इतिहास का, जिसकी तरफ भी इतिहासकारों ने ध्यान दिलाया है, लेकिन जिस तरफ और भी बहुत काम अभी होना बाकी है। तो यहाँ मैं श्रमिक माइग्रेशन के इस अध्याय को विराम देता हूँ, लेकिन इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके दूसरे पक्ष, और वह है अप्रवासी भारतीय मजदूर वर्ग में उनका जो माइग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन, खासकर प्लांटेशन इकोनॉमी के संदर्भ में, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।